आज की क्लास में सेल के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग उन ऑर्गेनेल्स को डिस्क्राइब करना भी स्टार्ट करेंगे। बोलने का क्या मतलब है, एक्चुअली यहाँ आपको जो नजर आ रहा है ये एनिमल सेल दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन जब ऑर्गेनेल्स की बात आती है तो हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को एक साथ एग्रीगेट करके यहाँ लिखने का काम करेंगे। बोलने का क्या मतलब है, देखिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि एक बात बताओ, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हम यहाँ ऑर्गन क्यों नहीं बोल रहे, ऑर्गेनल्स क्यों बोल रहे हैं। जैसे प्लांट से रिलेटेड एक टर्म आपने प्लांटलेट सुना होगा, ठीक है। तो जब प्लांटलेट के बारे में हम बात करते हैं तो छोटे छोटे जो सीडलिंग से जो निकलते हैं ना उनको प्लांटलेट बोलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अब सेल खुद ही माइक्रोस्कोपिक है, तो इसके अंदर जो इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं तो उसको ऑर्गन बोलने पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनल टर्म जो है यहाँ पे यूज करते हैं सेल के पार्ट्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जब आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट करने को बोला जाता था तो आप करते क्या थे, सबसे पहला डिफरेंस क्या लिखते थे, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल व्हाइल एब्सेंट इन एनिमल सेल, यही लिखते थे आप। तो मैंने यहाँ पे सेल वॉल लिख दिया, लेकिन हाँ कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज कर जाएं, तो मैं यहाँ पे विद इन ब्रैकेट प्लांट सेल लिख देती हूँ, ठीक है। ये जो प्लांट सेल यहाँ पे अवेलेबल है। और प्लांट सेल के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ जो ये सेल आपको दिख रहा है इसके चारों तरफ सेल वॉल आपको नहीं नजर आएगा। जब आप यहाँ ध्यान देंगे इसके आउटर बाउंड्री के तौर पे सेल मेम्ब्रेन है, बिकॉज इट्स एनिमल सेल, ये प्लांट सेल नहीं है। क्योंकि बाकी के ऑर्गेनल्स लिखते वक्त इससे हेल्प मिलेगी आपको और समझने में भी आसानी होगी, तो जिसकी वजह से ये डायग्राम जो है आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो सेल वॉल एक्सक्लूसिव किस में प्रेजेंट होगा, सिर्फ प्लांट सेल में होगा और किसी में नहीं होगा। उसके बाद जब हम लोग यहाँ बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि चाहे प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होगा। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसका एक्सटर्नल लेयर होगा, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पे, आपने सेल वॉल भी पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया, ठीक है। एक ना यहाँ पे आगे जाके मैं आपको पार्ट सिखाऊंगी, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, जो इंग्लिश का वर्ड है सिस्टम, मैंने अभी आपको क्या टर्म बोला, सिस्टम बोला है, इसका मतलब क्या होता है बताएंगे मुझे उधर से। सिस्टम मतलब क्या समझते हैं आप, सिस्टम का मतलब एक इंग्लिश का वर्ड है जिसकी मीनिंग पूछ रही हूँ मैं आपसे, कि जब सिस्टम बोला जाता है तो इसका क्या मतलब है। कई जगह पे हम सिस्टम टर्म यूज करते हैं, एजुकेशन सिस्टम, ये सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, कई जगह पे हम यूज करते हैं। तो सिस्टम का क्या मतलब है बताइए, सिस्टम का मतलब मैम, उससे रिलेटेड फील्ड का पूरा एल्गोरिदम। रिलेटेड और कुछ उसमें। उस सिस्टम में मतलब सिस्टम मतलब ऐसे कि वो फिक्स होता है कि ये जो चीज है बस यही करेगा। सबकी फिक्स अथॉरिटीज होती है और वो उन्हें परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, एक चीज ये टर्म आता है ना, तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखेंगे, चाहे कहीं किसी फील्ड में कोई सिस्टम वर्ड यूज करे तो आपने नोटिस करा होगा कि सबका एम एक ही होता है। जैसे एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें, एजुकेशन मिनिस्टर से लेके आपकी क्लास करने तक सबका एम क्या है, एक ही है, कि सबको क्या करना है, एजुकेशन देना है, आपको क्या करना है, उसको ग्रास्प करना है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो सबका वर्क जो है वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, यानी यहाँ तक कि 2000% डिफरेंट है। अगर आपके स्कूल बिल्डिंग में कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो कि लास्ट में उसको लॉक करके अपने घर जाता होगा, तो अगर सुबह मॉर्निंग में उस गेट के बाहर बच्चे खड़े हैं और अगर वो उसका लॉक खोलना भूल जाए तो आपको पता है फिर क्या होगा। ऐसे आप डेली स्कूल जाते हैं, स्कूल से बाहर निकलते हैं, तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता कभी भी नहीं चलता। लेकिन अगर वो एक दिन मिस कर दे तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। तो सिस्टम में दो चीजें हिडन है। कोई अगर आज की बात से आपसे पूछे सिस्टम का क्या मतलब समझते हो,
तो आपको एक ही बात बोलनी है, सिस्टम का पहला मतलब ये है कि उसके अंदर चाहे जितने पार्ट्स हों, जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हों, जितने भी कंपोनेंट्स हों, सबका लक्ष्य जो है, सबका एम जो है एक ही होगा। लेकिन अगर हम काम की बात करें तो सबका काम टोटली डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ, अगर मैं बायो पढ़ा रही हूँ इंस्टीट्यूट में, और वहां का जो एडमिन डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उसको अगर मेरी क्लास में भेज दिया जाए तो उसको नहीं पता कि क्या पढ़ाना है बायो में। बात समझ आ रही है? उसका काम टोटली डिफरेंट है, मेरा काम टोटली डिफरेंट है, लेकिन पार्ट किसके हैं? सेम सिस्टम के पार्ट हैं। तो अब यहाँ पे ना एक पार्ट आएगा आपके पास, एक टर्म आएगा सेल के अंदर भी, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब समझेंगे बहुत ध्यान से, मैं आगे लिखूंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी वैसे भी क्योंकि इसको वन बाय वन करके एनालिसिस करना है, तो एटलीस्ट एक बार आप नाम तो सीख लें किन किन चीजों की आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो सेल के न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एसोसिएटेड होता है। ये ग्रीन यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, एक येलो दिख रहा है। दो कलर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है, दिख रहा है आपको। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये रफ व्यू देता है, जिसकी वजह से हमने इसका नाम ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये गोल्जी अपरेटस जो है ये कहाँ बनेगा? ये जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ठीक इसके बिलो वाले पार्ट में गोल्जी अपरेटस जो है वो बनता है। ठीक है, यहाँ पे बस ऑर्गेनल का नेम अवेलेबल है, वही बहुत है आपके लिए। एक नंबर वन मिस्टेक ये है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, सिर्फ हम लोग ऑर्गेनल्स की हेल्प ले रहे हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रियन यहाँ पे लिखा है तो सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया बचपन से ऐसे ही बनाते हैं। गोल्जी ऑपरेटर से तो ठीक है, आप ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट एक्यूरेट और करेक्ट डायग्राम होगा उसमें ये गोल्जी ऑपरेटस हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड, में नहीं बोल रही, लेकिन उसके कुछ डिस्टेंस के बाद उसके पास ही ये गोल्जी ऑपरेटस हमेशा देखने को मिलेगा। रीजन क्या है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यहाँ पे रफ है, अगर ये या फिर स्मूथ है ये लिपिड बना के देगा, रफ है ये प्रोटीन बना के देगा। तो उसकी प्रोसेसिंग पैकेजिंग करने का काम गोल्जी ऑपरेटस में होगा। तो गोल्जी ऑपरेटस में होगा तो ऑब्वियस है कि गोल्जी ऑपरेटस को इसके साथ एसोसिएटेड होकर रहना पड़ेगा। बोलने का क्या मतलब है कि आपको ये बात समझ जानी चाहिए यहाँ पे कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसका पार्ट एक तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हो गया यहाँ पे गोल्जी ऑपरेटस। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे? गोल्जी ऑपरेटस हो गया। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो गोल्जी अपरेटस के बाद, गोल्जी अपरेटस एक और चीज क्या बनाने का काम करता है? तो लाइसोसोम बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है? लाइसोसोम बनाने का काम करता है। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये सब के सब, मतलब एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता, सब के सब एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स हैं ये सब के सब। एक आपने सीखा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद आपने सीखा यहाँ पे गोल्जी बॉडी, देन लाइसोसोम है, और चौथे नंबर पे वैक्यूल है। नीट के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था? ये चार ऑप्शन एक में करेक्ट था, बाकी में शफलिंग की हुई थी, एक एक ऑप्शन उसमें, तीनों में ऑप्शन में गलत डाला हुआ था। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ाई करते वक्त भी पार्ट्स लिखें तो पार्ट्स लिखते वक्त आपको सावधानी क्या बरतनी है यहाँ पे कि आप इन सारे को एक सीरीज में जरूर लिखें। मेरा क्या बोलने का, मैं लिख रही थी लेकिन लिखते लिखते बीच में एक बात आई तो फिर मैंने वहां पे स्टॉप लगा दिया। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आप बोल रहे हैं तो तुरंत इसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस जो है वो मेंशन करेंगे। ठीक है, गोल्जी बॉडीज, देन गोल्जी बॉडी के बाद आपने क्या सीखा? गोल्जी बॉडी ही लाइसोसोम्स बनाने का काम करते हैं। आगे आप सीखेंगे, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं वैसे भी आगे सिखाऊंगी आपको। देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? लाइसोसोम्स के बारे में। और ये जो लाइसोसोम्स हैं, एक आ गया आपके पास यहाँ पे वैक्यूल। ठीक है, ये क्या है आपके पास? वैक्यूल है।
तो मेरे बोलने का क्या मतलब है, आप लोग एक नोट पॉइंट बना लेंगे। ये 4 रहा यहाँ, मैंने किया इसको कॉपी, ये नेक्स्ट पेज मैंने लिया और मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया नोट करके ऐसे, कंपोनेंट्स ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया इसको पेस्ट। और क्योंकि हम अलग से लिख रहे हैं तो सीरीज को जो है हम उसी अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। यहाँ पे 1 था वो, तो इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 और इसको 4। चलिए, अब हो गया क्रिस्टल क्लियर सबको। मतलब ये 4 ही हैं जिनको आपको समझना है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब ऑब्वियस है, देख के तो आपको पता चल ही रहा है कि सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, पिछले पेज पे तो हम लोग जा ही रहे हैं वापस, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया ये। अब देखिए, देन उसके बाद जब हम लोग यहाँ बात करते हैं तो ये 4 को सीरीज में हमेशा लिखेंगे। मैंने रीजन आपको बताया कि इसका रीजन क्या है। अब आपको जो भी, जब कभी भी आपने सेल का डायग्राम बनाया होगा ना, तो उसको आपको एनालाइज करना है कि जब आप ड्रॉ कर रहे थे तो ड्रॉ करते वक्त आपने क्या क्या बनाया था। डायग्राम ऐसे ही नहीं दिया होता है, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो जब आप याद करेंगे तो आपको एक और बात याद आएगी। और क्लास में अगर पूछो कि विच ऑर्गेनल ऑफ सेल इज रेफर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो बच्चे एक साथ एक सुर में आंसर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे बच्चों को याद होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं दैट मीन्स कि हम प्लूरल बोल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रियन लिखा है क्योंकि एक माइटोकॉन्ड्रियन को ये लेबल कर रहा है यहाँ पे। तो 1 है तो सही में हम उसको माइटोकॉन्ड्रियन ही बोलेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया बचपन से लिखते आए हैं, एक्चुअली दैट इज प्लूरल टर्म। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने लिख लिया। अब देखिए यहाँ से 1 बाय 1 करके टिक करना स्टार्ट कीजिए। आपने क्या किया, लाइसोसोम लिखा है। साइटोप्लाज्म तो पढ़ते पढ़ते हम लोग वैसे भी बीच में कई बार कवर करेंगे। आपने फिर क्या लिखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 2 बातें होंगी। अगर राइबोसोम उसके ऊपर प्रेजेंट होगा तो रफ होगा, राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होगा तो स्मूथ होगा। न्यूक्लियस को लास्ट में लिखा जाता है, मैं रीजन बताती हूँ उसको लास्ट में क्यों लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस पढ़ेंगे, न्यूक्लियस लिखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस सब उसी के अंदर आ जाएगा। क्या बोला मैंने, जब आप न्यूक्लियस की पढ़ाई करेंगे ना, ये जो न्यूक्लियस है, तो इसी के साथ साथ आपके पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी हो जाएगा, न्यूक्लियोलस भी हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, वैक्यूल लिख लिया आपने, माइटोकॉन्ड्रिया लिख लिया आपने, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज लिख लिया आपने। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी लिख लिया आपने। बचा के आपके पास वैक्यूल भी लिख लिया आपने। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है यहाँ पे, सेंट्रोजोम। क्या बचा है, सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम जो है ये प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाएगा, जिसकी वजह से जो उसका सेल डिवीजन है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा आगे जाके। जब मैं आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी, वहां पे आप एक और चीज सीखेंगे कि प्लांट्स का जो सेल डिवीजन है वो एनिमल्स के सेल डिवीजन के कंपैरेटिवली टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अभी अभी जो आपने यहाँ पे एनालिसिस करा है उसमें आपको कौन सी बात समझ आई कि आपने क्या नहीं लिखा है, आपने राइबोसोम नहीं लिखा है। जो आप पढ़ते थे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, तो एक आप लिख दीजिए राइबोसोम। और नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो नेक्स्ट एक और आप लिख दीजिए राइबोसोम के साथ साथ सेंट्रोजोम, जो कि बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। हर बैच में बच्चों का एक ही क्वेश्चन होता है, मैम हमें सेंट्रोजोम समझ नहीं आता। तो ये क्या है आपके पास, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ सेल है। ये जो आपने अभी भी देखा है, ये सारे ऑर्गेनल्स जो हम लोग देखेंगे। एक चीज रह गया इंपॉर्टेंट प्लांट सेल्स में, क्योंकि यहाँ पे आपको एनिमल सेल दिख रहा है, तो प्लांट सेल्स के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑर्गेनल है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। और इसके ब्रैकेट में भी हम लोग क्या करेंगे, प्लांट सेल लिख लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ एनिमल सेल दिख रहा है इसलिए आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं नजर आया इसमें। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया, ये रहा आपका। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है, इसको 1 बाय 1 करके इसकी एनालिसिस जो है वो आपको करनी है और इसकी आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए।
आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। अभी अभी जब मैंने डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करा तो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते वक्त मैंने क्या किया, वहां पे सबसे फर्स्ट जो ऑर्गेनल लिखा था वो सेल लिखा था मैंने, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर 1 जो है वो सेल को ही स्टार्ट करते हैं, सेल वॉल, सेल का वॉल। और जैसे ही सेल वॉल का जिक्र आता है तो ऑब्वियस है कि कुछ चीजें जो है वहां आपके ब्रेन में क्लिक करती हैं। सेल वॉल सुनते के साथ एक चीज तो आपको यहाँ पे क्लियर है कि अच्छा, अब ये हम क्या करेंगे, प्लांट सेल की पढ़ाई करेंगे। लेकिन एक और चीज उसमें आती है क्या, कि जब आप सुन रहे थे किसके बारे में, फंजाई, वहां भी सेल वॉल है उसके पास। फिर जब हम लोग बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में, तो प्रोटिस्टा में याद कीजिए कि कुछ आपने फोटोसिंथेटिक मेंबर्स की भी पढ़ाई करी थी, उनके पास भी वॉल होगा। एल्गी पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करेगा, तो उसमें भी पढ़ेंगे। हर जगह पे आप क्या पढ़ेंगे, वॉल जो है कुछ जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा यहाँ पे आपके पास एक प्लांट सेल, जिसमें आपको काफी अच्छा और प्रोमिनेंट जो है ये सेल वॉल दिख रहा है, ठीक है। ये रहा इसका सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स तो डायग्राम जो है ये खुद ही कवर करने का काम करता है। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है सेल वॉल के अंदर, कि प्लांट सेल के अंदर जो एक्चुअल बाउंड्री है दैट इज सेल वॉल। प्लांट सेल में मोस्ट एक्सटर्नल जो बाउंड्री है दैट इज सेल वॉल। ऑब्वियस है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं आपको, यहाँ पे ये सेल वॉल जो है ये नजर आ रहा है। ये आउटर बाउंड्री क्या है, यहाँ पे सेल वॉल है। आउटर बाउंड्री होने के साथ साथ एक और चीज है यहाँ पे सेल वॉल के अंदर, प्लांट सेल में अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो इसका ये बोलने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर आपने सेल वॉल लिख दिया है तो आप सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्योंकि रीजन क्या है कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन भी अवेलेबल है। और सेल वॉल एक और चीज है, बच्चों को मैं एक और बात बोलती हूँ कि एक हमेशा ट्रिक याद रखना, सेल वॉल हर उस जगह पे पाया जाएगा जिसको बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको टफ और रिजिड होना पड़ेगा एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी अप्लाई होता है प्लांट्स को। अभी आपको गर्मी लग रही है, आप एसी में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो इनको क्या करना है, चाहे कैसा भी मौसम हो, कोई सा भी सीजन हो, इनको क्या करना है, उसी में सरवाइव करना है। तो जिसकी वजह से ये क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर। लेकिन कई बार ना बच्चों को गलत फहमी हो जाती है इसमें, उनको ऐसा लगता है कि सेल वॉल में कोई लिविंग जैसी चीज है, हम सेल के बाहर पढ़ रहे हैं, तो नहीं, ये नॉन लिविंग है। क्या है ये, नॉन लिविंग है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। क्या हो गया आपके पास, ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। फिर आपने दूसरी क्या चीज सीखी कि ये क्या कर रहा है, आउटर बाउंड्री यहाँ पे बनाने का काम कर रहा है। तो लिख लीजिए, विच फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये उसको भी इंक्लूड करने का काम कर रहा है। तो विच फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या कर रहा है, ये आउटर कवरिंग बनाने का काम कर रहा है। अब दूसरी चीज ये है कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज ऑब्जर्व्ड कहाँ कहाँ दिखता है आपको, तो आपने सीख रखा है, प्लांट सेल में दिखेगा आपको, यानी प्लांट्स एंड फंजाई में दिखेगा आपको, फंजाई, ठीक है, दोनों जगह पे दिखेगा आपको।
फिर एक और यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, भाई कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा इसका, ऐसे ही तो बैठा नहीं है। तो अब आगे क्या कीजिए, ऐसे कर लीजिए, इसको लिख लेना है आपको फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये प्लांट सेल को प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप एक प्रोमिनेंट शेप बनाते हैं इसका, ठीक है। गिव्स शेप टू सेल, पहली बात। दूसरी बात, जब हम लोग यहाँ पे करते हैं, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो मैंने बोला था ना, एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कराने में हेल्प करेगा। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, प्रोटेक्शन भी करेगा, डैमेज से, इन्फेक्शन से बचाने का भी काम करेगा। प्रोटेक्ट्स plant cell from damage and infection. इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे मूव करेंगे हम लोग। हो गया, नेक्स्ट पेज ले हम लोग। यस मैम। यस मैम। उधर से म्यूट करेंगे। उधर से म्यूट करेंगे ऑडियो अपना, जिस भी बच्चे का ऑन रह गया। देखिए, समझेंगे आगे ध्यान से। यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव एक डायग्राम है, उधर से म्यूट करेंगे। किसी बच्चे का माइक अनम्यूट रह गया है, थोड़ा इरिटेशन हो रही है पढ़ाने में। अंशिका एक बार हेलो अंशिका, शायद तुम्हारा हो रहा है, एक बार रिज्वाइन करो तो। क्योंकि इधर से अनम्यूट दिख नहीं रहा है किसी का, बट नॉइज आ रहा है उधर से। अब ठीक है, चलिए। ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। जैसे जितना समझा रही हूँ उतना ही समझेंगे बस, ठीक है। अभी क्योंकि आपको वैसे भी 9th क्लास का अभी तक तो नहीं याद होगा, तो अभी इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ जो लिखा है कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल, ये मैं बताऊंगी आपको आगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको किस बात का ध्यान रखना है सो समझिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे ये ब्लैंक कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ आए। ये लीजिए, ये और मैंने इसको भी। आपको सिर्फ अभी उस पे फोकस करना है जो मैं समझा रही हूँ आपको। अब समझेंगे ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ। अभी अभी मैंने बोला, जब मैंने
स्टार्ट करा एक्सप्लेनेशन तो मैंने खुद ही बोला कि सेल वॉल जो है वो काफी ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जब ये रिजिड स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियस है कि वाटर के मूवमेंट को भी अलाउ नहीं करेगा। अगर रिजिड स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे क्या कर दें, पूरा पैक करा दें, ऐसे इसको पैक कर दें, इसको भी पैक कर दें यहाँ पे, तो अगर इन सबको आप पैक कर देंगे तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन, जो मूवमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो नहीं होगा। तो जब इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। तो इन्होंने क्या करी, प्लांट सेल्स ने एक तैयारी करी है। पहली बात तो ये है कि भी मैं जस्ट इसके आगे आपको समझाने जा रही हूँ। एक प्लांट सेल, दूसरा प्लांट सेल, नेक्स्ट, अगर इस साइड भी नेक्स्ट आपको दिख रहा है, तो एक्चुअली ऑल दीज प्लांट सेल्स आर अटैच्ड बाय अ सीमेंटिंग मटेरियल। इनके बीच में जरूर कोई ना कोई सीमेंटिंग मटेरियल होगा जो कि इनको जोड़ने का, ज्वाइन कराने का काम कर रहा है। तो इसको हम लोग मिडिल लैमेला अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है हम यहाँ पे मूवमेंट सीख रहे हैं। रीजन क्या है इसका, आपको एक स्टेटमेंट की वजह से ये सीखना पड़ रहा है। कौन से स्टेटमेंट की वजह से ये सीखना पड़ रहा है, तो आप जब अपने बुक में देखेंगे तो आपको एक बात वहां पे बताई गई होगी कि ये क्या करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर ये सेल वॉल बैठा हो, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर बैठा है तो कोई भी माइक्रो मॉलिक्यूल उनको बोलते हैं जिनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। नहीं समझ आया तो छोटे तौर पे अभी समझने के लिए ये बताऊं मैं कि आपको मैंने बार बार सिखा रखा है कि अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है और अमीनो एसिड माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब जिसका साइज जो है वो लार्जर होगा, वो चाह के भी कभी सेल वॉल को पेनिट्रेट करके इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो जब जा नहीं पाएगा तो ये वहां पे क्या कर रहा है, बैरियर की तरह भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन एक दूसरी बात जो है वो फिर बोली जा रही है आपको, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो भाई इंटरेक्शन तो तब करेगा ना जब आप इसको कोई पैसेज देंगे, ठीक है। तो ये जो पैसेज आपको यहाँ पे दिख रहा है जहां से ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता हुआ आपको नजर आ रहा है, दिस पैसेज इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। इसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा भी बोलते हैं और इसी को हम लोग डेस्मोटिब्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्मोटिब्यूल भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और डेस्मोटिब्यूल। तो कोई अगर आपसे पूछे कि कौन हेल्प कराएगा इसमें वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को सेल टू सेल कराने के लिए, तब हम लोग वहां पे डेस्मोटिब्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल है, तो कैसे चल रहा है, ये एक सेल से दूसरे सेल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऐसे करके मूव कर रहा है। तो जब सेल टू सेल मूवमेंट हो रहा है तो हमें कुछ टर्म देना पड़ेगा इसको। तो जो सेल टू सेल मूवमेंट होता है, बच्चों को मैं कहती हूँ कि ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की बजाय एक काम करो, जैसे सिम्प्लास्टिक सुनने को मिले, सिम्प्लास्टिक में सिर्फ याद रखो सेल टू सेल। क्या याद रखो, सेल टू सेल, बस बहुत है, इतने से याद आ जाएगा एग्जाम में। एक सेल से दूसरे सेल में किसके थ्रू होगा, तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के थ्रू होगा। अगर एपोप्लास्टिक याद रखना है तो एपोप्लास्टिक में, हाँ भाई सेल वॉल तो है ही, वो तो पता ही आपको। ट्रिक के लिए मैं कहती हूँ याद रखो इसमें वॉल टू वॉल, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। इतना याद आया उसका बैठे बैठे अपना स्टेटमेंट जो है वो बनाते रहिए, फिर उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो फिर एक दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है यहाँ पे कि वॉल टू वॉल भी अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, सेल वॉल में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर क्या हुआ, इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप मिल जाता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो काफी टफ होता है क्योंकि सुबेरिन का बना होता है, आगे सिखाऊंगी मैं आपको आगे के चैप्टर्स में। तो ये सुबेरिन जो है ये वाटर रेसिस्टेंट होता है, ये किसी भी कीमत पे पानी को ट्रांसपोर्ट होने ही नहीं देगा। इस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वापस चला जाएगा सेल के अंदर। तो बात क्या हुई यहाँ पे, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट चल रहा था, लेकिन जब इसको जरूरत पड़ी तो ये तो अपना पाथ फॉलो कर रहा है, और एपोप्लास्टिक मूवमेंट को जब जरूरत पड़ी तो ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट भी अक्वायर करेगा। तो दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। पहले मुझे ये बात बताएंगे, ये डिस्क्रिप्शन समझ आया सबको, मेरी बात समझ आई सबको? आपको मैंने सिर्फ इतनी बात यस सिखाई है, मैम। हाँ, कि सेल टू सेल टू सेल टू सेल यहाँ जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो वो तो तब आप कर पाएंगे ना। अब जैसे आप किसी कमरे में बैठे हैं, आप अभी जिस भी रूम में बैठे हैं उसको देखिए ध्यान से, अगर उसका गेट कोई लॉक करके बोले भाई अब तो 48 घंटे के लिए इसकी चाबी जो है वो खो गई, फिर क्या हालत होगी आपकी। तो आपको पैक कर दिया जाए
तो उसी तरीके से अगर इस सेल को पैक कर दिया जाए तो इसकी क्या हालत होगी? भाई इसके पास तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काम की चीजें इसको बाहर से अंदर लेनी भी है, और हर चीज की प्रोसेसिंग करने के बाद इसको बाकी पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना मेटाबॉलिज्म भी रेगुलेट करना है। तो इसकी भी हालत खराब हो जाएगी अगर आप क्या करेंगे, इनका इंटरेक्शन पैक करके रख देंगे। तो सवाल ये उठता है कि कैसे होगा? वॉल तो यहाँ पे राजी नहीं है, सेल वॉल तो बोलेगा भाई मैं तो जैसे हूँ वैसे हूँ। आपके पास अब आप कोई वैसे जैसे मूवीज में दिखाते हैं, कोई ये तो आप है नहीं कि फ्लैश है कि आप ऐसे वॉल टू वॉल क्या कर जाइए। मतलब जो मूवी है मैं उसकी बात कर रही हूँ, आप सोचेंगे फ्लैश क्या बोल रही है। जैसे वो वॉल में क्या करता है, ऐसे फ्यूज करके एक साइड से दूसरी साइड चला जाता है। आप कोई वैसे तो भूतिया तो है नहीं कि आपने ऐसे वॉल में ऐसे हाथ लगाया और एक साइड से दूसरी साइड चले जाएंगे। ठीक उसी तरीके से ये भी टफ और रेसिस्टेंट है। तो आपको जैसे क्या करना पड़ता है, गेट बनाना पड़ता है। अगर आप वैसे फ्यूज करके एक साइड से दूसरे साइड चले जाते तो आपको गेट बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ती, नहीं पड़ती। तो ठीक उसी तरीके से ये भी नहीं कर सकते, वॉल भी यहाँ पे काफी टफ और रेसिस्टेंट है। आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, आपको एक पैसेज यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट पैसेज इज प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मेटिब्यूल। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको देख के ही आपको पता चल रहा होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझने में बच्चों को दिक्कत आती है। और सही बात है, विदाउट डायग्राम दैट्स इम्पॉसिबल, मैं समझा भी नहीं सकती थी। ये डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। अभी जो मैं स्टेटमेंट आगे लिखूंगी उसको समझाने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे इस पेज का। हो गया? डन मैम। यस मैम। चलिए मैम चलिए मैम अब प्लीज वेट। अच्छा हाँ, ले लीजिए, ये लीजिए। यस मैम डन, थैंक यू। चलिए टाइम निकाल के, ये जो डायग्राम्स है वो बहुत सुपर इजी है, कुछ नहीं, बॉक्सेस बॉक्सेस ही बनाने हैं। टाइम निकाल के जब आप नोट्स बनाएंगे ना, उनको उसमें इनको ड्रॉ भी कर लेंगे। आपको एग्जामिनेशन पेपर में, एग्जामिनेशन की शीट में पीडीएफ निकाल के नहीं चिपकाना आपको, ठीक है? आपको बना के ही वहां भी समझाना पड़ेगा, तो इनको बना जरूर लेंगे टाइम निकाल के, ठीक है? ये पेज था, मुझे एक्चुअली एक स्टेटमेंट लिखना था जिसकी वजह से पहले मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब मैं लिखूंगी तो आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो हमें लिखना क्या था एक्चुअली, जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे क्या, सेल वॉल हेल्प्स इन सेल टू सेल interaction with the help of, अगर मैं डैश कर दूं क्या लिखेंगे यहाँ पे? अभी भी बताया मैंने, क्या लिखेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल, प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल। ये सिर्फ पॉइंट, एक लाइन समझाने के लिए मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी। उसके बाद ऑब्वियस है कि जब इतना टफ और रेसिस्टेंट है तो ये क्या करेगा, बहुत सारे जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके लिए ये बैरियर का भी काम करेगा। तो हम लोग आगे लिख लेंगे, इट ऑल्सो provides barrier to undesirable macromolecules. अब एक और चीज है जो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि अगर हम ऐसे करें, नेचर ऑफ सेल वॉल इन एल्गी, तो एल्गी के सेल वॉल में आपको बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो हम लोग ऐसे कर लेंगे इसको, मेडअप ऑफ, क्या क्या मिलेगा आपको इसमें, सेलुलोज तो खैर होगा ही होगा, उसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। इसके साथ और एडिशनल में जो चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं,
गैलेक्टेंस, मेनन्स, हेमीसेलुलोज, and minerals like calcium carbonate। ये सारी चीजें जो है आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये किस में लिखा है आपने? ये आपने लिखा है एल्गी के अंदर। और प्लांट के सेल वॉल को जब आप एनालाइज करने का काम करेंगे तो प्लांट्स में आपको सेलुलोज, हेमीसेलुलोज बोलने का मतलब सेलुलोज के साथ और भी कुछ मिक्स होगा, पेक्टीन, प्रोटीन, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपने लिखा है नेचर ऑफ सेल वॉल इन एल्गी। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ मैं। डन मैम। चलो, Done, ma'am. मुझे यहाँ पे करना है नेचर ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स। सेलुलोज तो एज इट इज रहेगा, सेलुलोज तो खैर पहचान है इसकी। अगर सेल वॉल सेल वॉल सेल वॉल प्लांट का आप सुनते हैं तो बचपन से आप जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? सेलुलोज ही बोलते हैं। हेमी सेलुलोज, पेक्टीन्स एंड प्रोटीन्स। इन सारी चीजों का प्लांट का जो सेल वॉल है वो बना हुआ। एक और पॉइंट को समझने के लिए हमें एक और डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। इतना ना बोलते के साथ अगर मैं बोलूँ ना प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, तो किसी भी बच्चे से पूछे तो बच्चे एक आंसर जरूर करेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल जो है वो पहले बना होगा और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बाद में बना होगा, है ना। ये सुनते के साथ कोई भी बच्चा बता, सही बात है, नाम भी उसी के अकॉर्डिंग है इसका। पहले हमने प्राइमरी सेल वॉल बोला, फिर हमने क्या किया, सेकेंडरी सेल वॉल बोला। लेकिन स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। क्या, देखिए, अगर आप एक प्लांट के, ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ कि एक्चुअली जब आप प्लांट सेल को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो प्राइमरी सेल वॉल है उसकी क्या पोजिशनिंग होगी और जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसकी क्या पोजिशनिंग होगी, कौन बाहर की तरफ होगा कौन अंदर की तरफ होगा। देखिए समझिए यहाँ पे ध्यान से। ल्यूमेन तो खैर आपको पता ही है, जो बीच का वहां स्पेस है दैट इज ल्यूमेन। फिर जब यहाँ पे बात करी जाएगी वॉल की, तो प्राइमरी सेल वॉल बाहर की तरफ होता है। बच्चों को क्या लगता है प्राइमरी अंदर होगा, सेकेंडरी बाहर, बाहर बाहर बनता चला जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बाहर की तरफ है और जो सेल वॉल है वो अंदर की तरफ बनता है। तो हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल बेचारा जो था वो ग्रोथ कर रहा था, उसमें बहुत अच्छी कैपेसिटी थी ग्रोथ करने की। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा ना, ये डिमिनिश होता जाएगा, मतलब ये धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। और रिड्यूस होने के बाद फिर ये क्या करेगा, धीरे धीरे 1 by 1 करके, पहले इसने क्या बनाया, सेकेंडरी सेल वॉल सबसे फर्स्ट S1, फिर उसके बाद इसने दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया। फिर ये क्या करेगा, पुश करके जो प्राइमरी सेल वॉल बाहर की तरफ वाला है इसको बाहर की तरफ पुश करता हुआ चला जाता है, ठीक है। बोलने का क्या मतलब हुआ कि प्राइमरी सेल वॉल है बाहर, और सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, मतलब अंदर की तरफ, सेल की जो इनर साइड जहां पे आप देख रहे हैं उधर की तरफ ये बनना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अब लिख लीजिए इसके लिए पॉइंट। ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे सेल वॉल, स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा इससे, यहाँ कर दीजिए इसको, फिर प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल।
एक हो गया आपका प्राइमरी सेल वॉल, फिर हो जाएगा यहाँ सेकेंडरी सेल वॉल, फिर यहाँ लिख लीजिए कौन सा कहाँ प्रेजेंट होता है, बस यही बोल रही थी मैं, इससे आसान हो गया, अलग अलग स्टेटमेंट बनाने से बच गया। इसमें हम लोग लिखेंगे आउटर साइड इसमें हम लोग लिखेंगे इनर साइड टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरफ होगा ये, मतलब सेल के साइड के अंदर की तरफ क्या है ये बन रहा है, ठीक है। और जो प्राइमरी सेल वॉल है वो जैसे 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 ग्रो करता जाएगा ना बेचारा डिमिनिश होता चला जाता है धीरे धीरे, मतलब उसका साइज जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। Yes, ma'am, done. चलो अब एक और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सा समझाना है, जो भी आपको डायग्राम से ही समझ आएगा। मिडिल लैमेला, इस टर्म को थोड़ा अगर एनालाइज करेंगे, एक तो यहाँ पे लिखा है मिडिल और दूसरा यहाँ पे लिखा है लैमेला। जब कभी भी कहीं भी लैमेला वर्ड आता है, इसका प्लूरल लैमेली होता है, लैमेला वर्ड आता है तो इसका मतलब है जरूर कहीं पे कुछ मेम्ब्रेनस होगा। और यहाँ क्या है एक्चुअली, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सुपर आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल प्रोमिनेंट, ये जो ऑरेंज कलर का आपको सीमेंटिंग मटेरियल दिख रहा है, इट्स मिडिल लैमेला। मतलब एक बात आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर समझ आ रही है, अगर थोड़ा देर बैठ के आप एनालाइज करें, मैं कुछ नहीं बोलूँ आपको, मैं पूछूं क्या दिख रहा है क्या समझ आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे जो प्लांट सेल्स है, अगर ये नंबर 1 है, अगर ये नंबर 2 है और अगर ये नंबर 3 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि ये सब के सब क्या है, किससे कनेक्टेड हैं, तो सब के सब ये मिडिल लैमेला से कनेक्टेड हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। ऑल प्लांट सेल्स नोन एज मिडिल लैमेला, बिल्कुल सही बात। ये मिडिल लैमेला जो है यही सारे प्लांट सेल्स को ज्वाइन कराने का काम करता है। जैसे आपने मकान बनते हुए देखा होगा, तो आप देखेंगे एक ब्रिक से दूसरा, दूसरे से तीसरा एंड सो ऑन, पूरी बिल्डिंग जो ऐसे करके बनाते हैं। तो कैसे एक ईंट को दूसरे ब्रिक से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, उसमें
सीमेंटिंग मटेरियल लगाते हैं, मतलब सीमेंट लगाते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल तो मैं यहाँ बोल रही हूँ, वहां तो सही में सीमेंट लगाते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आखिर प्लांट सेल्स को क्या परी है कि आपस में ऐसे यहाँ पे ज्वाइन होके कोऑर्डिनेट होके बैठे रहें। तो ये मिडिल लैमेला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यही वो मिडिल लैमेला है जो आगे जाके क्या करेगा। जब मैं आपको इसका अगला नेक्स्ट चैप्टर सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल कराऊंगी तो मैं बता, अभी अभी मैंने बोला जब मैं डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर रही थी तो मैंने बोला कि सेंट्रोजोम जो है वो प्लांट सेल्स में नहीं मिलता, इनका जो सेल डिवीजन है वो डिफर करेगा बिल्कुल। इसके पास जब सेंट्रोजोम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके पास जब सेंट्रोजोम नहीं है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, इसका सेल डिवीजन दूसरे तरीके से कराना पड़ेगा। तो ये जो मिडिल लैमेला है ना, ये आगे जाके क्या करेगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन करा के प्लांट सेल को बीचों बीच काटने का काम करेगा, मतलब बोलेगा हाँ भाई आप दो सेल जो है तुम लोग यहाँ पे डिवाइड हो सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी एक डायग्राम हम लोग देख लेंगे, एनालाइज करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया अभी तक फिलहाल मिडिल लैमेला के बारे में, वो लिखिए यहाँ पे। इन प्लांट्स adjacent plant cells are joined by middle lamella। किसका बना हुआ है ये, मिडिल लैमेला का बना हुआ है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो मिडिल लैमेला बना हुआ है ये किसका बना है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो फिर हम लोग उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ मिडिल लैमेला, नेचर ऑफ मिडिल लैमेला। तो ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, किसका बना होता है ये। और ऐसे भी बोला जाता है, कई जगह पे ऐसा भी लिखा होता है मिडल, मैंने आपको बोला था लैमेला का प्लूरल जो है वो लैमेली होता है, लिखना वही है, लास्ट में ई लगा देना है। आर पेक्टीन लेयर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का ये बना हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद करना, क्योंकि ये कई साल पूछा गया है, एक दो ईयर नहीं, कई ईयर जो है ये नीट के एग्जाम में पूछा गया। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि ये किसका बना होता है, ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे मैं इसका सेल डिवीजन वाला जो पार्ट है वो समझाने जा रही हूँ। Yes, ma'am, done. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनिमल सेल में जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसको बिल्कुल भी ये सोच के नहीं पढ़ना है आपको कि अब हमने एक पढ़ लिया तो दूसरे का भी काम चल जाएगा हमारा, नहीं। प्लांट सेल्स में सेल डिवीजन टोटली डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है
तो प्लांट सेल्स में समझेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। क्या बोलने का मतलब है? बोलने का ये मतलब है अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। ये एक सेल प्लेट जो है ये फॉर्म करने का काम करता है, इनवर्ड टू आउटवर्ड। ये बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब प्लांट सेल्स में होगा तो कैसे सेल कटेगा, फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। ये बहुत बड़ा आगे जाके डिफरेंस बनेगा जब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको कराऊंगी। तो यहाँ पे ये जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है सेल डिवीजन के लिए, ये तक फॉर्मेशन कराने का काम कौन कर रहा है? मिडिल लैमेला कर रहा है। तो साइटोकाइनेसिस के टाइम में ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा आगे जाके, ठीक है? तो हम लोग उसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि सेल प्लेट के फॉर्मेशन के टाइम में मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड डेवलप फ्रॉम द सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के टाइम में जब ये सेल डिवीजन हुआ तो सेल प्लेट फॉर्मेशन किया इसने, किया भी और खुद बना भी उसी से, ठीक है? तो सेल प्लेट बना इसी का और डिवीजन इसी ने कराया, ठीक है? तो आपने देख, जैसे आप अभी आम का सीजन है, कच्चे आम खरीद के लेके आइए तो आप देखेंगे बिल्कुल टफ होता है, लेकिन जैसे ही उसकी राइपनिंग हो जाती है, पक जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो राइपनिंग किसकी वजह से होता है? उसका जो मिडिल लैमेला है ना, वो ब्रेक कर जाता है, जिसकी वजह से उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है, ठीक है? तो ये लास्ट पॉइंट जो है ये हम लोग लिखते हैं फटाफट। चलिए इसको लिखिए। मिडिल लैमेला डेवलप from the cell plate during cytokinesis. Then the cell plate that is formed during cell division itself develops into middle lamella. चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। डन मैम। असाइनमेंट क्वेश्चंस फटाफट करते चलेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेलुलोज, और सेलुलोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। फिर अगर एक क्वेश्चन हम लोग लिखें, यहाँ पे ये करा है हमने प्लांट्स, देन हम लोग करते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन फंजाई का। मैंने लिखा नहीं नोट्स के टाइम में, इसलिए यहाँ लिख देती हूँ। काइटिन का बना होगा।
नेक्स्ट, फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे व्हाट इज द नेचर ऑफ, यहाँ बदल देंगे, मिडिल लैमेला कर देंगे। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पिक्टेट। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए। Can you please give me the pronunciation of the answer to, and can you please explain me what is it? जो फंजाई का सेल वॉल का नेचर है काइटिन, Yes, ma'am. देखिए काइटिन का जो एग्जोस मतलब जो इंसेक्ट्स हैं, कॉकरोचेस वगैरह जो हैं, तो काइटिन को जब आप देखते हैं एक्चुअली, तो जैसे सेलुलोज का अपना एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी तरीके से ये जो काइटिन है एक्चुअली, अब कोई भी चीज किसी चीज का बना हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, तो ठीक उसी तरीके से ये देखिए फंजाई का जो सेल वॉल है वो इस काइटिन का बना होता है। अब ये काइटिन जो है इतना टफ रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसकी वजह से फंजाई जो है नेचर में एडवर्स कंडीशंस में भी खुद को सर्वाइव कराता है, पहली बात। दूसरी बात, ये काइटिन जो है आपको इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में भी मिलेगा, कॉकरोचेस वगैरह सब में नहीं, बहुत सारे इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में क्या मिलता है आपको, ये काइटिन जो है ये मिलेगा। अब जैसे कॉकरोचेस हैं, उनके आउटर कोटिंग में क्या होता है, ये काइटिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर कॉकरोच के ऊपर से कोई हैवी चीज भी गुजर जाए, क्रॉस कर जाए, तो उसको आपने टूटते हुए नहीं देखा होगा जल्दी, क्योंकि वो किसका बनाता है, काइटिन का बनाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने आंसर इसका क्या लिखा, काइटिन, मतलब किसका बना हुआ है, तो काइटिन का बना हुआ है। जैसे प्लांट का किसका बना, सेलुलोज का, मिडिल एमुला किसका बना, कैल्शियम मैग्नीशियम पिक्टेट का, तो किसका बना है, बस ये हमने आंसर लिखा है, ठीक है। Okay, ma'am. Thank you. चलिए आगे मूव करें। Yes, ma'am. हाउ प्लांट सेल डिवाइड्स। एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है कि कैसे होता है, क्लीवेज के थ्रू होता है या फिर, तो हमें आंसर लिखना है बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, बाय। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको सेल डिवीजन वाले चैप्टर में समझ आएगा। अभी आपने बस देखा है कि कैसे वहां पे फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, ये बहुत जरूरी है लिखना, क्योंकि आपके सेल में उल्टा हो जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा। क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, देखिए मैं आपको शो करती हूँ एक इमेज के थ्रू, उल्टा हो जाएगा वो। आगे जाके मैं आपको डिफरेंस पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यहाँ फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड होगा, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड कटेगा ये, यहाँ उल्टा हो जाएगा, फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड, फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड, इनवर्ड टू आउटवर्ड, आउटवर्ड टू इनवर्ड। इसकी वजह से मैं बार बार इस पॉइंट को आपको रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
which structure in plant cell helps in cell to cell interaction in plants. मैम पर सेल प्लेट फॉर्मेशन को इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं बोल सकते? क्या ग्रोथ? मैम कौन सा? इंट्रिंसिक ग्रोथ। वो दूसरी चीज हो गई ना। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो है वो हम दूसरे, जैसे फाइटो हॉर्मोन्स हैं, वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तब हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे, ठीक है। अभी सेल प्लेट फॉर्मेशन जो है ना, ये एक बात याद रखेंगे, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। अगर आपसे टीचर पूछ रहे हैं हाउ प्लांट सेल डिवाइड्स, आपने वहां पे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक या कुछ भी इसका सिनोनिमस लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसका एक्यूरेट आंसर ही है सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे सेल प्लेट जो है ना, ये कीवर्ड है, सेल प्लेट। और एनिमल सेल वाला जो भी मैंने दिखाया था उसमें होता है बाय क्लीवेज फॉर्मेशन, ठीक है। ओके मैम। Which structure in plant cell helps in cell to cell interaction? हाँ, ये मैं दे रही थी क्वेश्चन, आपको आंसर आपको पता है, प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोटिब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which structure is a barrier in apoplastic movement? पहले क्वेश्चन समझ आया, ये बताएंगे पहले मुझे, पहले क्वेश्चन समझ आया मेरा क्या? देखिए, जब हो रहा था ना वॉल टू वॉल, तो मैंने आपको बताया ना कि जब वॉल टू वॉल होता है तो जहां पे उसको कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलेगा वो सेल में अंदर चला जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, यहां से देखिए, क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि बैरियर है वॉल टू वॉल इंटरेक्शन की बजाय, मैंने एपोप्लास्टिक पूछ लिया है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर है कैस्पेरियन स्ट्रिप। चलिए, यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, गिव द टर्म फॉर cell to cell transport of water in plants. Symplastic movement. Next, mention the outermost layer in plant cells. पता है आपको आंसर, सेल वॉल। नाइन्थ क्वेश्चन लिखिए, नेम द एग्जांपल्स ऑफ cell wall containing
ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? प्लांट्स, एल्गी, fungi, and in some protists. सम इसलिए लिखा है, सम में नहीं पाया जाएगा। और 10th क्वेश्चन आपको पता है, एज यूजुअल जैसे मेरा होता है हर क्लास में 5 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट विद डायग्राम के साथ, जैसे मैंने सिखाया वैसे लिखेंगे। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन प्लांट सेल। आज की क्लास में क्लियर है सब कुछ? कोई डाउट किसी को? No, ma'am.